शुरू हो गया ना। आपका वीडियो शुरू हो गया, आप लाइव हैं। हेलो, मेरी आवाज़ मिल रही है सबों को? अच्छा, बैठो कोई। एक बार आवाज़ के बारे में पूछ लीजिए, आवाज़ आ रही है या नहीं। ध्वनि की समस्या के कारण मैं ईयरफोन लगा के बात कर रहा हूँ। सर्वप्रथम देवघर फाउंडेशन को मेरी ओर से आभार तथा अभिनंदन। यह अपने आप में एक विशेष खुशी की बात है कि देवघर फाउंडेशन एक बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है। इस कार्य की शुरुआत जिन्होंने भी की, जैसे भी की, जो विचारधारा उत्पन्न हुआ, उसके उपरांत इस कार्य को करने की महती जिम्मेदारी उन लोगों ने उठाई है। वास्तव में इसके लिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। मात्र इतने कह देने भर से ही काम पूरा नहीं होता है। मैं देवघर फाउंडेशन के आनंद जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज की अपनी विचारधारा मैं सबों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। देवघर फाउंडेशन में कुछ लोगों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिसमें सबसे पहला नाम मेरे ही घर के बगल के रजतानंद झा, जो बंगलोर में अभी अपना निवास स्थल बनाए हुए हैं। एक छोटे भाई सूरज झा, उन्हें भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। फिर जयदेव जी हैं और अनेकों लोग इससे जुड़े हुए हैं। उन सबों को मेरा प्रणाम। बहुत बेहतरीन कार्य आप लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देवघर फाउंडेशन के इस कार्य को अगर पूरी ईमानदारी से इसे विश्लेषित किया जाए तो मैं यह सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि ऐसे विचार हम लोगों में तो नहीं उठ पाए। ऐसे विचार जिन लोगों में उठे हैं वो अभिनंदन के वास्तव में पात्र हैं। देवघर फाउंडेशन के द्वारा यह जो श्रृंखला चलाई जा रही है, देवघर के शिक्षा की दशा एवं दिशा, उस पर आने के पहले मैं ये महसूस कर रहा हूं कि एक अजीब स्थिति बनी है। वह अजीब स्थिति ऐसी है कि मुझसे पहले देवघर के 5 पुरोधाओं ने अपने मंतव्य और अपने विचारों को रखा है। सर्वप्रथम पिता तुल्य प्रोफेसर ताराचरण खवाड़े जी, इनके विषय में कुछ कहना
मैं तो वह क्षमता नहीं रखता, लेकिन कुछ विचारधारा है जो मैं उनके प्रति सादर सुमन अर्पित करने के लिए कह सकता हूं। भारत के एक बहुत बड़े विचारक मानवेंद्र नाथ रॉय, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के समकालीन थे, उन्होंने यह कहा था कि जब ज्ञान सर्वोच्चता को छूने लगता है तो वह गेय हो जाता है, यानी गाने योग्य हो जाता है। यह तथ्य, यह विचार मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारतीय वेदों को आत्मसात करने के बाद कहा था। यानी वेद में ज्ञान सर्वोच्चतम को छू लिया है, इसीलिए वेद की ज्ञान गंगा गेय है। वह मात्र गद्य रूप में नहीं है, वह पद्य रूप में है, और पूरा का पूरा वेद ज्ञान से पटा पड़ा है। इसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तारा बाबू ने अपने गायन से ही अति महत्वपूर्ण विचार हम सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके उपरांत प्रोफेसर श्री सुंदर चरण मिश्र जी का नाम आया है और उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया। राजनीति शास्त्र के विशारद होने के नाते उन्होंने पूरे समाज को और समाज में घटित हो जाने वाली प्रक्रिया, जिसे हम राजनीति कहते हैं, उसके अंतर्गत शिक्षा अपनी कौन कौन सी भूमिका निभा सकता है अथवा निभाता है, इस पर उन्होंने बेहतरीन प्रकाश डाला है। उसके उपरांत हम कह सकते हैं कि हमारे मित्र श्री राजकिशोर खवाड़े जी के चाचा श्री उदय नारायण खवाड़े जी, जो कि केंद्रीय सरकार की शिक्षा व्यवस्था में एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उनके इर्द गिर्द जितनी बातें आती हैं उतनी बातें तो हम लोग जान भी नहीं पाएंगे। अतः उन्होंने भी जो कहा है, मैं उसके समकक्ष हो पाने की क्षमता नहीं रखता हूं। उसके उपरांत मेरे छोटे भाई डॉक्टर नरेंद्रनाथ ठाकुर जी आए। वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान, साहित्य की अथाह गहराइयों से अपने विचार को परिमार्जित करते हुए हम सबों के समक्ष रखे। उनका अप्रोच शिक्षा के तरफ संस्कृत के वैदिक वांग्मय से काफी गहरा जुड़ा हुआ था। उसके बाद कल गुरुवर मोती बाबू ने भी अपना विचार काफी बेहतरीन तरीके से रखा। इन पांचों को देखने तथा सुनने के उपरांत मुझे एक बात की खुशी भी हो रही है और एक बात का भय भी।
पहले भय की ही चर्चा करता हूं कि इन 5 पुरोधाओं ने जो जो बात देवघर के शिक्षा के संबंध में, दशा और दिशा के संबंध में कहा है, उसके बाद कहने को बचता ही क्या है। यानी मैं क्या कहूं और किस प्रकार से शिक्षा के दशा दिशा की बात करूं देवघर के मामले में, यह मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। और खुशी इस बात की हो रही है कि वैदिक वांग्मय, भारत के वैदिक वांग्मय में एक शब्द आता है जो काफी धनी मानी शब्द है, और वह शब्द है षड्दर्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 व्यक्तियों के, 5 पुरोधाओं के विचार, मंतव्य रखे जाने के उपरांत जब मुझे मौका मिल रहा है, तो शायद मैं उस क्षमता का व्यक्ति तो हूं नहीं, लेकिन तर्क का मेल हो रहा है, इसलिए कहना उचित समझता हूं कि षड्दर्शन देवघर की शिक्षा की दशा और दिशा के संबंध में मैं 6ठा व्यक्ति हूं जो वैदिक वांग्मय के षड्दर्शन से मेल खाता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन 5 के बोलने के उपरांत मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। फिर भी मेरी जो अपनी धारणा है शिक्षा के प्रति, और उसमें भी जब देवघर सामने आ रहा हो और देवघर के शिक्षा के लिए या देवघर की शिक्षा की दशा तथा दिशा क्या होनी चाहिए और कैसी है, इस पर मैं अपने ढंग से कुछ बात आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो मैं आप विद्वज्जनों से, जो देवघर फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं पहले ही माफी मांग ले रहा हूं। जब डॉक्टर नरेंद्रनाथ ठाकुर ने एक पंक्ति कही कि देवघर एक ऐसी जगह है, देवघर अपने आप में एक ऐसा जगह है जहां 50% माइंड यहां के बच्चों को या यहां के व्यक्तियों को पहले से ही बाबा बैद्यनाथ दे देते हैं, उन्हें मात्र 50% पर ही मेहनत करने की आवश्यकता रहती है। इस विषय में मैं अपनी कुछ विचारधारा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इसमें कोई दो मत नहीं कि देवघर के केंद्राधीक्षक बाबा बैद्यनाथ ही हैं। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर को अगर आप प्रांगण से देखते हैं तो वो अनुभूति नहीं होती है जो अनुभूति आपको नंदन पहाड़ पर चढ़ के देखने से होता है। मैं इसके विषय में अपनी विचारधारा से कुछ प्रकाश डालूं। देवघर मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के बाद हम लोग जलाभिषेक बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग के ऊपर करते हैं। सभी कोई करते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप नंदन पहाड़ के ऊंचाई पे चढ़ के वहां से मंदिर को देखना चाहें तो एक विशिष्ट स्थिति पैदा होती है। वह विशिष्ट स्थिति को मैं जैसा समझा हूं आपके समक्ष रख रहा हूं। वहां की ऊंचाई से जब मैं देवघर के मंदिर की ओर नजर डालता हूं
तो मंदिर के अंदर के शिवलिंग पर दृष्टि जाने के पहले आपको पूरा का पूरा मंदिर ही शिवलिंग की भांति दिखाई पड़ेगा। यानी पूरे देवघर का जो भू क्षेत्र है, अंग्रेजी में जिसे टोपोग्राफी कहते हैं, उसमें यह एक कटोरा नुमा स्थिति बनाता है। जहां पर मंदिर का प्रांगण है वह कटोरा नुमा स्थिति बनाता है और उसके केंद्र में बाबा बैद्यनाथ का मंदिर स्वयं में शिवलिंग प्रतीत होता है। यह स्थिति मुझे लगता है एक विशिष्ट स्थिति है और इस विशिष्ट स्थिति के कारण ही देवघर की भूमि पर जो भी पैदा होते हैं उनको बाबा बैद्यनाथ का नैसर्गिक अशेष अथाह आशीर्वाद प्राप्त हुआ रहता है। और शायद यही वह कारण है कि इस भूक्षेत्र में जो भी पैदा होते हैं उनको कुछ विशिष्ट गुणवत्ता प्रकृति परमात्मा पहले से ही दे दी हुई रहती है। इसीलिए देवघर के लोगों का मानसिक क्षेत्र जो भी रहे, लेकिन वो काफी तेज तर्रार होते हैं। जहां तक बात विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की, शिक्षकों की शिक्षा की है, तो यह तो कंप्लीट रूपेण, यह तो पूर्ण रूपेण विचारणीय विषय है कि शिक्षा मस्तिष्कीय क्रियाकलाप ही है और यह मस्तिष्कीय क्रियाकलाप अगर व्यक्ति इस क्षेत्र का पैदा हुआ हो तो उसका विचार काफी उच्चतम आयाम में ले जाने को या जाने को उद्धत रहता है। इस प्रांगण में या देवघर में बाबा बैद्यनाथ की उपस्थिति एक गंभीर, अति गंभीर और अति रहस्यमयी विषय है। यह व्यक्ति व्यक्ति के अनुभूत करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। आप जरा बैद्यनाथ शब्द पे गौर करें तो कुछ बात गंभीरता पूर्वक हमारे आपके समक्ष उपस्थित होती है। शब्द है बैद्यनाथ, यानी वैद्यों के नाथ। वैद्य यानी डॉक्टर और डॉक्टरों के नाथ यानी डॉक्टरों के मालिक। डॉक्टरों का मालिक कौन होगा? सरकार द्वारा पदस्थापित कोई बड़े डॉक्टर नहीं। बैद्यनाथ का मतलब मेरी दृष्टि में वैसा डॉक्टर जो पदार्थ और पदार्थ के परे यानी विचार यानी शरीर और मन दोनों का ही डॉक्टर हो, उसे ही हम बैद्यनाथ कहेंगे। तो दोनों का डॉक्टर जब है, हमारे बाबा बैद्यनाथ जब दोनों स्थिति के डॉक्टर हैं, पदार्थ के भी और विचार के भी, तो हम मजबूर हो जाते हैं इन्हें बैद्यनाथ नाम से पुकारने को। और जब हम बैद्यनाथ नाम पुकार करते हैं तो उनकी महानतम गुणवत्ता से भी हम ओतप्रोत हो जाते हैं और महानतम गुणवत्ता के कारण ही देवघर शरीर तथा बुद्धि दोनों ही क्षेत्र में काफी आगे रहा हुआ है, काफी आगे रहता है। इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने ये गौर किया है कि यहां आप किसी भी प्रोफेशन के आदमी से मिलें, वो अपनी क्षेत्र की विशिष्टता के ऊपर जा चुके रहते हैं।
यानी काफी गुणवान होते हैं अपने अपने क्षेत्रों के। तो बाबा बैद्यनाथ शब्द का विश्लेषण करने से हमें यह पता चलता है कि शरीर तो शरीर, विचार और मन के धरातल के भी यह डॉक्टर हैं, और शिक्षा विचार और मन के धरातल की ही प्रक्रिया का नाम है। शिक्षा कोई वस्तु नहीं, शिक्षा वैचारिकता है, शिक्षा मन के क्रियाकलाप है। अब ज्यादा वक्त न इधर उधर करते हुए मैं देवघर के शिक्षा की दशा और दिशा पर आना चाहता हूं। लेकिन इस मुद्दे पर आने के पहले मैं अपना मंतव्य, अपनी विचारधारा आपको एक कहानी के माध्यम से शुरू करता हूं। शिक्षा क्या है, इस कहानी के कारण आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। कहानी ऐसी है, इस विश्व में एक देश है जिसका नाम है जापान, और जापान हमारे देश के पूरब दिशा में, तुरंत नजदीक के दूरी पे नहीं, काफी दूरी पे, यानी एशिया का किनारा है, पूर्वोत्तम है वह। और जापान में हमारे देश से ही गया हुआ धर्म थोड़ी विशेषता के साथ, या यूं कहें कि थोड़े विशेष बदलाव के साथ वहां पर चल रहा है। उस धर्म का नाम लोग साधारणतः ज़ैन बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। हमारे देश में बुद्धिज्म, तिब्बत में थेरवाद, और जापान में इसे हम ज़ैन बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। ज़ैन बुद्धिज्म में एक कहानी है, जापान की ही कहानी है, कि एक गुरु के पास एक विद्यार्थी पहुंचता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं आपसे शिक्षित होना चाहता हूं, आपके सानिध्य में रह के, आपके अगल बगल में रह के आपसे मैं शिक्षित होना चाहता हूं, दीक्षित होना चाहता हूं, जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु ने कहा ठीक है, कोई गलत बात नहीं, और मेरी ओर से कोई नकारात्मकता भी नहीं, लेकिन एक बात बताओ, तुम मात्र सन्यास की शिक्षा लेने के लिए आए हो कि कुछ और भी गुणवत्ताएं तुम्हारे साथ हैं? तुम्हारी उम्र कम है, क्या तुम खेल धूप से कोई इंटरेस्ट रखते हो क्या? लड़के ने कहा, हां गुरुजी, मैं खेल धूप में भी इंटरेस्ट रखता हूं, अपनी इच्छा, हमारी इच्छा, और मैं खेलता भी हूं। तो क्या खेलते हो? तो गुरुजी मैं फुटबॉल खेलता हूं। बोला बहुत सुंदर बात। पहला दिन उसका बीत गया, पहली रात्रि भी बीत गई। दूसरे दिन गुरु ने उस शिष्य से कहा कि देखो बेटा, तुमने मुझको कहा कि तुम फुटबॉल खेलते हो। लड़के ने कहा, हां गुरुजी। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज यहां से नजदीक ही अमुक जगह पर एक फुटबॉल मैच का लीग मैच चलेगा, उसमें कई बार कई टीमों का मैच कईयों के साथ होगा। तो क्या तुम देखना पसंद करोगे? लड़के ने कहा, जरूर गुरुजी, मैं देखना पसंद करूंगा। बोला जाओ, पहला दिन है, तुम रास्ता नहीं देखे होगे, एक मित्र तुम्हारे साथ कर देता हूं। एक लड़का उसके साथ और लगा दिया गया,
और जो लड़का उसके साथ गया वह उसको स्थान तक पहुंचा दिया, फिर वहां से वह हट गया। वह लड़का जो शिष्यत्व की इच्छा से अपने गुरु के पास गया था, उसने पूरा फुटबॉल मैच देखा और लौट के गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने कहा, बेटा क्या देखे? बोला, गुरुजी बहुत अच्छा मैच था। अच्छा क्या हुआ? तो गुरुजी दोनों तरफ से जबरदस्त खेल हुआ। गुरु ने कहा, गुरु ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, इस खेल में दौड़ धूप तो हो रही थी? तो हाँ गुरुजी, बहुत दौड़ धूप हो रहा था। तो क्या इस दौड़ धूप में कोई थका भी क्या? उस लड़के ने गुरु को जवाब दिया, हाँ गुरुजी, दोनों ओर के खिलाड़ी 11 जोड़ 11 22 खिलाड़ी 22 के 22 थक चुके थे, चूर हो गए। गुरु ने कहा, और कौन थका? बोला, और तो गुरुजी कोई नहीं थका। गुरु ने कुछ नहीं कहा। बोला, ठीक है। गुरु हट गए और शिष्य अपनी राह फिर उस आश्रम के अंतर्गत जो करना चाह रहा था वो करना शुरू कर दिया। फिर दूसरे दिन दोपहर में, इस कहानी पे जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत शौक से आपके समक्ष ये कहानी कह रहा हूं। दूसरे दिन गुरु ने फिर कहा, जाओ बेटा, मैच अभी लगातार हो रहा है, जाके देखो और गौर करना कि कोई और भी थकता है क्या। शिष्य अकेले गया क्योंकि रास्ता देख चुका था, और अकेले जब वहां पहुंचा, एक किनारे में अपने जगह को निर्धारित किया और बैठ गया। और गुरु की वाणी उसके कान में गूंज रही थी कि आखिर गुरुजी ने कहना क्या चाहा है। वह शिष्य, वह लड़का पूरे फुटबॉल मैच को बड़ी तन्मयता से देख रहा था, और तन्मयता से देखते देखते पूरे फुटबॉल मैच को वह खत्म कर दिया। फिर पुनः आश्रम गया, गुरु के सानिध्य में पहुंचा। फिर गुरु ने पूरे उल्लास के साथ पूछा, हाँ बेटा, आज फिर देखने गए थे तुम मैच? हमने कहा था तो। हाँ गुरुजी, गए थे। तो आज किसको और थकते देखा? कल तक तो तुम केवल 11 दूने 22 खिलाड़ियों को ही थकते देखा था। शिष्य का जवाब था कि गुरुजी, 11 खिलाड़ी तो थके ही थके, लेकिन 22 खिलाड़ी के तरफ से फुटबॉल को इतना लात मारा गया कि फुटबॉल भी थक गया, चूर चूर हो गया। बोला, और कोई? बोला, नहीं गुरुजी, और तो किसी को थकते नहीं देखे। फिर गुरु हट गए। तीसरे दिन फिर गुरु ने कहा, जाओ बेटा। तीसरे दिन भी गया। तीसरे दिन वह बच्चा लौट के आता है गुरु के समक्ष। तो गुरु से पूछने के पहले ही उसने कहा कि गुरुजी, 11 दूने 22 खिलाड़ी थके, फुटबॉल भी अकेला जो मार खा रहा था वह भी थका, और खिलाड़ियों के दौड़ने के क्रम के कारण पूरा फील्ड चूर चूर हो गया। फील्ड भी गुरुजी थक गया था। आज गुरु ने उसके पीठ पे हल्का सा हाथ उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक उसके पीठ पे 2 बार थपकी देके हट गए। लेकिन गुरुजी अभी भी संतुष्ट नहीं हुए थे। अब गुरुजी दूसरे दिन की तैयारी के लिए थे, और फिर दोपहर में बच्चे को कह दिया कि आज फिर फुटबॉल मैच है बेटा, देखना जरूर, और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करना। विद्यार्थी तो चिंतित था ही, शिष्यत्व था उसमें, तो वह चिंतित था, वह जानना चाह रहा था कि और कौन थक सकता है।
चौथे दिन का खेल देख के आया। बोला बेटा, खिलाड़ी थका, फुटबॉल थका, फील्ड थका, और कोई भी थका क्या? शिष्य को एक झटका सा लगा। अंग्रेजी में हम जिसको कहते हैं रिवील्ड नॉलेज, उसी तरह उस बच्चे के अंदर कुछ रेवलेशन होता है। और उसने कहा, गुरुजी, दोनों ओर के जो दो दो गोलपोस्ट थे वह भी थक गया। गुरु ने कहा, खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ, उसे गले लगा लिया। यहां पे अब मैं अपनी विचारधारा आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। संवेदना इतनी गहरी हो जाए कि खड़ा खड़ा गोलपोस्ट भी, मैदान में तो घास है, कम से कम जीवन है, फुटबॉल में तो जीवन नहीं है, और गोलपोस्ट के खंभे में भी जीवन नहीं है। लेकिन अगर गोलपोस्ट और फुटबॉल भी थक जाए और इसका एहसास होता है, तो मतलब साफ है कि संवेदना बड़ी गहरी चली गई। शिक्षा का मतलब ही होता है संवेदना का अथाह गहराई में चला जाना। गुजरात के नरसिंह मेहता द्वारा रचित एक भजन, जो गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का बड़ा प्यारा भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे, ये पंक्ति और गुरु और शिष्य की ये कथा मेल खा रही है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई, दूसरे का दर्द जो समझ सके, वही वैष्णव जन। हम यहां वैष्णव शब्द को हटा देते हैं। शिक्षित जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे। तो भाई, दूसरे की पीड़ा आप कब समझेंगे? जब तक फुटबॉल के खिलाड़ियों को ही थकता हुआ देखेंगे, तब तक आप दूसरे की पीड़ा महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप निर्जीव का थकान, निर्जीव का दर्द पहचानना, समझना शुरू कर देते हैं, तो यानी आपकी संवेदना काफी गहरी चली गई। शिक्षा का मतलब ही है कि आपकी संवेदना प्रशांत महासागर की गहराई तक चली जाए। और अगर संवेदना गहरी नहीं हुई तो बुरा मत मानिएगा, आप डिग्रीधारी मूर्ख हैं। शिक्षा का अर्थ मात्र डिग्री जमा करना नहीं है। शिक्षा का अर्थ संवेदना की अतल गहराइयों में जाना होता है। और अगर आप अतल गहराई में नहीं गए तो आप शिक्षित नहीं हैं। अब इस तथ्य को मैं हिंदी के 3 शब्दों से इसे पुनः विश्लेषित करना चाह रहा हूं, ताकि शंका की गुंजाइश कहीं नहीं रहे। हिंदी में 3 शब्द मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। पहला शब्द कौतूहल, दूसरा शब्द जिज्ञासा, और तीसरा शब्द मुमुक्षा। हम सभी कोई इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल, या इन तीनों शब्दों से हम सभी कोई परिचित हैं। लेकिन शब्दार्थ को छोड़ अगर भावार्थ को पहचानने का प्रयास करें तो इन 3 शब्दों में शिक्षा के तीनों लोक छुपे हुए हैं। प्रायः बच्चे, या प्रायः हम आप भी
मैं उदाहरण के बतौर आपसे बात करता हूं। रास्ते में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, बगल से कोई व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है या बैठा हुआ है, तो मन में एक विचार उठता है कि इनसे जरा बात की जाए। हम भी इंसान, यह भी इंसान, थोड़ी बातचीत की जाए। हेलो भाई साहब, आप कहां से? वह अपना बताएगा, घर कहां है, आपका शुभ नाम वह बताएगा, वह हमसे भी पूछेगा, मैं भी अपना बताऊंगा। मैं का मतलब यहां हम सभी देवघर फाउंडेशन के जितने सारे दर्शक तथा श्रोता हैं, हम सभी ऐसा ही करते हैं। बस में 4 घंटे का सफर है, रेल में 4 घंटे का सफर है, और 4 घंटे उनसे बड़े अंतरंग होकर हम दोनों ने बातचीत किया। और बातचीत करने के उपरांत ट्रेन से हम भी उतरे, वो भी उतरे, वह अपनी घर की ओर, हम अपनी घर की ओर। और अगर हमसे 2 दिन बाद कोई पूछे कि अच्छा रेलगाड़ी में आप किससे बात किए थे, क्या नाम था, कहां घर था, उनकी शिक्षा कहां तक की थी, किन किन मुद्दों पर बात किए, 90% हम लोग भूल से जाते हैं और भूल ही जाते हैं, याद करने का भी प्रयास नहीं करते हैं। मतलब साफ है कि यह जो मन में विचार उठा था कि उस व्यक्ति से बात करें, यह कुछ और नहीं, मात्र कौतूहल में, हम भी आदमी, वो भी आदमी, चलो बात कर लेते हैं। लेकिन मस्तिष्क में इसके लिए कोई भी जोर नहीं लगाए कि इसे याद भी रखा जाए। तो ये कौतूहल का स्तर है। शिक्षा को अगर हम कौतूहल के स्तर तक ही रख देंगे तो फिर हम सभी कोई चिंतित होंगे और चिंतित होके शिक्षा की दशा और दिशा के प्रति संवेदनशील होते हुए इस पर बातचीत करना न्यायोचित समझेंगे। ये कौतूहल के स्तर की बात हुई। मैं साफ कर दूं कि कौतूहल के स्तर पर शिक्षा गहरी नहीं हो सकती है। अब दूसरा शब्द आता है जिज्ञासा। हम आप सभी गौर करें, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के रूप में बात करूंगा, नौकरी चाकरी करने वाले हैं तो हम लोग नौकरी चाकरी के हैसियत में बात करेंगे कि जब कोई बॉस ऊपर से काम दे देता है, जब विद्यार्थी के समक्ष परीक्षा आ जाती है, तो वह 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना पहले से ही इसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, सारी चिंताएं माउंट एवरेस्ट के रूप में दिखने लगती हैं, होने लगती हैं। यानी सर्वोच्चता को हमारी चिंता सर्वोच्च हो जाती है और हम दिन रात उसी मुद्दे को सोचते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेन में बात किए, घर आए, भूल गए। सुबह पढ़े हैं, दोपहर पढ़ रहे हैं, शाम में पढ़ रहे हैं, घुमा रहे हैं दिमाग में। यह जो मंथन का स्तर होता है, यह मंथन का स्तर ही जिज्ञासा का स्तर कहलाता है। शिक्षा में आप जब तक जिज्ञासु नहीं होंगे, आप कुछ भी अपना नहीं बना पाएंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में राजा नहीं हो पाएंगे, रंक की ही श्रेणी में आप रह जाएंगे। तो यानी मंथन करना अत्यावश्यक है। और ये मंथन करना ऐसे ही नहीं होता है। जब तक कि आपके मस्तिष्क में चिंता की वह गहन धारा न पैदा हो जाए, अरे मुझे ये कंप्लीट करना है, ये नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जब ऐसी मनोदशा आ जाती है तो जो हमारे लिए कौतूहल का भी विषय नहीं था, वह जिज्ञासा का विषय बनने लगता है।
मतलब साफ है कि शिक्षा की दुनिया में कम से कम जिज्ञासु तो अवश्य ही बने। कौतूहल पूर्वक शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती है। जिज्ञासा के उपरांत मैंने एक शब्द कहा था, मुमुक्षा। यह अगर घटित हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन साधारण रूपेण यह घटित हो पाना संभव भी नहीं है। मुमुक्षा का मतलब ही होता है वैसा प्रश्न जिसका उत्तर तो मिल नहीं रहा है, लेकिन प्रश्न को भी हम जीवन भर छोड़ नहीं रहे हैं। जरा याद कीजिए, शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ, जो बाद में महात्मा बुद्ध बनते हैं, उनके विषय में ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। पिता ने सन्यास न जाए, सन्यास की ओर यह प्रवृत्त न होवे, इसके लिए मौसमानुकूल उसके लिए महल बना दिए गए थे। गर्मी के लिए ये महल, बरसात के लिए ये महल, जाड़े के लिए ये महल इत्यादि। और उन्हीं महलों में उस राजकुमार युवराज का जीवन चल रहा था। लेकिन उन्हीं महलों में से युवराज सिद्धार्थ को इच्छा हुई कि जरा दुनिया को भी घूमा जाए, रास्ते पे भी चल के थोड़ा घूमा जाए। तो अपने कोचवान को, रथ सारथी को वो कहते हैं कि जरा चलो बाहर की भी दुनिया जरा देखें। मन में तो सन्यास का भाव सुनामी के लहर की तरह चल रहा था। साधारण लहर नहीं, सुनामी की लहर की तरह चल रहा था। एक बात मैं सबों के समक्ष रख देना पसंद करता हूं कि मेरे मंतव्य व्यक्त करने में भूगोल के शब्द थोड़े थोड़े आते रह सकते हैं। तो वो जो सुनामी का लहर सिद्धार्थ के मस्तिष्क में चल रहा था, उस लहर को एक सहयोग मिल गया। कैसा सहयोग? एक बूढ़े बीमार व्यक्ति को उन्होंने देख लिया। उन्होंने पूछा अपने कोचवान से, ये क्या है? बोला कुछ नहीं युवराज, ऐसे ही बुढ़ापा है, बीमार है थोड़ा, और कोई बात नहीं, चलिए चलिए अब लौटते हैं। दूसरे दिन भी निकले, चिता पर लाश को जाते हुए देखे। फिर पूछा ये क्या? बोला ये तो मौत हो गई युवराज, और अब इसके बाद क्या? कोई बात नहीं। वो सारथी तो नहीं समझ रहा था कि बुद्ध के मस्तिष्क में मुमुक्षा के रूप में कौन सा प्रश्न गुजर रहा है, लेकिन सिद्धार्थ तो समझ रहे थे। और सिद्धार्थ उसी रात अपने गृह का त्याग कर दिया। और ऐसा नहीं कि गृह का त्याग किया, जंगलों में गए, फिर डर गए, अरे बाप रे बाप, सांप है, बिच्छू है, बाघ है, कुत्ता है, भेड़िया है, इसलिए चलो लौट चलें। ना, वो बढ़ते ही चले गए। और बढ़ते चले गए तो अंततः क्या परिणाम आया, ये हमें आपके समक्ष कहना कुछ नहीं है, ये आप सभी कोई वाकिफ है। मेरे कहने का मतलब है, मुमुक्षा के स्तर का प्रश्न बुद्धत्व का निर्माण करता है। जिज्ञासा के स्तर का प्रश्न देश के बेहतरीन कठिन से कठिन कंपटीशन को क्वालिफाई करवाता है। और कौतूहल के स्तर का प्रश्न, आगे कुछ बोलूंगा नहीं, आप सभी समझदार हैं, समझ जाएंगे। इसीलिए हमें आज अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपने छात्रों को, अपने छात्राओं को कौतूहल के स्तर से निकाल के जिज्ञासा के स्तर की ओर उत्साहित करना चाहिए।
और यह यूं ही उत्साहित कर देने, मात्र कह देने भर से नहीं होगा। आप करके दिखलाएं, आप उसके मॉडल बन जाएं, आपको देख के वह समझे कि ओ ऐसा करना चाहिए। यहां पे मैं गांधी जी वाली बात को फिर से पुनः सामने ला देता हूं कि कोई मां अपने बेटे को लेके गई थी, बहुत गुड़ चीनी खाता था बच्चा, तो गांधी जी के पास उसकी मां जाके कहती है, गांधी जी देखिए ना हमारा बेटा बहुत गुड़ खाता है। गांधी जी ने कहा 7 दिन बाद आना। उस औरत ने तो नहीं समझा, बेटे ने भी नहीं समझा। पहले अपने ऊपर गांधी जी ने आचरण किया कि हम तो पहले मिठास छोड़ें, तभी तो हम बच्चे को कह सकेंगे सही तरीके से कि देखो बेटा ये अच्छा नहीं है, मिठास ज्यादा मत खाओ। यानी स्वयं के ऊपर आप अपने से ऐसी क्रियात्मकता को ला दें, ऐसी प्रक्रिया से आप स्वयं अपने को गुजारें कि आपको कहना न पड़े किसी और को कि ये करो और वो करो। वो आपको देख के खुद ब खुद समझ जाए, ओ ये करने से ऐसा हो सकता है। उसकी समझ में खुद ब खुद बात आ जाए। इस बात को मैं छात्रों और छात्राओं के लिए एक दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही व्याकरण में, अंग्रेजी में तो कहा ही जाता है कि 5 WH क्वेश्चंस, 5 WH, यानी WH से शुरू होके कौन सा प्रश्न बनता है। तो मैं उसे हिंदी में आपके समक्ष रखता हूं। क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे। आपके जीवन में जो भी मुद्दा आवे, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, या पारिवारिक समस्या का हो, या सामाजिक समस्या का हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके तरफ आप मात्र ये 5 प्रश्न को लगा दें, आप पाएंगे कि बहुत सारी शंकाओं का समाधान, आपकी समस्या से संबंधित मात्र इन्हीं 5 शब्दों के अंतर्गत समाधित हो जाएगा, यानी उसका समाधान आ जाएगा। ये 5 WH क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो आपको पढ़ने लिखने में भी सुविधा काफी होगी। ये बात मैं विशेषकर सारे विद्यार्थी जनों को कह रहा हूं। जहां पर कोई भी तथ्य ना समझें, चाहे वह हिंदी हो अथवा गणित, इतिहास हो अथवा रसायन, उस जगह पे जहां आप नहीं समझ रहे हैं, वहां ये 5 प्रश्न को या 5 शब्द को रख दें, क्यों, क्या, कैसे, कहां, कब। आपको बहुत सारे उत्तर खुद ब खुद चल के आपके समक्ष आना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि ये वो चाबियां हैं, ये 5 चाबियां हैं जो आपके विचार को उद्वेलित करेंगी, झिंझोड़ेगी, संघर्ष कराएगा। और ऐसी स्थिति जब घटित होगी तो स्वाभाविक रूपेण आपकी समझ स्वभावतः विकसित होना प्रारंभ कर देगा। मैं ये 5 तथ्य को, 5 शब्दों को लेके पुनः एक दूसरे धारा में जाता हूं। जब आप ये करना, 5 शब्दों के साथ आप किसी भी तथ्य को कसौटी पे कसेंगे, तो फिर आपकी विचारधारा प्रश्नकर्ता बनने की हो जाएगी। आप संदेह करना शुरू कर देंगे। शब्द थोड़े नकारात्मक हैं, लेकिन ध्यान से समझने का प्रयास करें। शिक्षा का मतलब ही है कि आप संदेहकर्ता बने।
संदेह करता कैसा? सकारात्मक। क्योंकि जब तक आप संदेह नहीं करेंगे तब तक दी हुई बात को आप चलताऊ ढंग से मानना प्रारंभ कर देंगे। तो चलताऊ ढंग से किसी भी तथ्य को मान लेने से आज के दुनिया में आपको किसी भी प्रकार की उच्चता नहीं प्राप्त होने वाली है, जब तक कि आप विश्लेषणात्मक न हो जाएं। और विश्लेषण शब्द में ही वो पांचों क्यों, कहां, कब, कैसे, क्या सारा छुपा हुआ है। वो 5 शब्द लगाएंगे तो विश्लेषण होना प्रारंभ हो जाएगा। और विश्लेषण जब होगा तब स्वयं में प्रश्न उठेगा, अरे इसका मतलब ये कैसे, इसका मतलब ये कैसे, ही स्वयं में संदेह है। अगर वह सही है तब तो थोड़ी दूर की यात्रा और करेंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा, तो आप अपने आप में एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। और यह संतुष्टि आपकी अपनी संतुष्टि होगी, यह संतुष्टि उधार की संतुष्टि नहीं होगी। ध्यान रखें इस बात पर, सारे बच्चों को मैं कह रहा हूं। आप संदेह करना प्रारंभ, संदेह का मतलब यह नहीं है कि अपने घर में संदेह करना। मैं कह रहा हूं कि सरस्वती के क्षेत्र में जब भी कोई प्रश्न खड़ा हो या प्रश्न खड़ा करें तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है कि आप उस पर संदेह पर, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अपने आप में संदेह है। और इसी संदेह के माध्यम से आप अपने ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे। अगर यह संदेह आप में नहीं जगा तो फिर आप छात्र सही राह के नहीं, आप विद्यार्थी सही राह के नहीं, आप शिक्षार्थी सही राह के नहीं। संदेह करना प्रारंभ करें। सभी बच्चों से मेरा विनम्र आग्रह है कि हर मुद्दे को, जो मुद्दा आप न समझें, अटक जाएं, भटके नहीं, आगे ना बढ़े, पीछे ना जाएं और ना ही उसे छोड़ के हटें। आप वहां संदेह करके 5 प्रश्न दागें और 5 प्रश्न दागने के बाद आपकी जो उपलब्धि होगी वह आपका ज्ञान होगा। इसीलिए मेरा एक अपना तकिया कलाम है कि एजुकेशन इज नॉट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज नॉट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, rather it is eruption of wisdom। ज्ञान की गंगा उसी तरह फूट के निकले जिस तरह ज्वालामुखी फूटती है। बहती हुई धारा में एक बाल्टी पानी लेके निकल गए, यहां देखो हम इतना ज्ञान लेके आए, इसमें कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इसमें संघर्ष नहीं है। और बगैर संघर्ष के उपलब्धि कुनकुना रहेगा, उपलब्धि लायकियत को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए संदेह करना सीखें, प्रश्नकर्ता बने, साथ ही साथ गलत को ना कहने की हिम्मत भी लाएं। ध्यान रहे, गलत को ना कहने की हिम्मत भी लाएं। नहीं तो कोई भी आपको गलत राह में हाथ पकड़ के ले जाएगा और आप उसका रेस्पेक्ट करते हुए, आप उसका लिहाज करते हुए, आप उससे भय खाते हुए गलत की प्रक्रिया में आप बढ़ जाएंगे। समय भी चला जाएगा, मेहनत भी चला जाएगा, उपलब्धि नगण्य होगी। तो मैं नहीं चाहता कि किसी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि नगण्य रहे। मैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का कार्य करता हूं, इसीलिए शिक्षा के मुद्दे पर बैटरी खत्म हो रहा है, सेट करो। तो जब आप संदेहकर्ता बनेंगे, प्रश्नकर्ता बनेंगे और गलत को ना कहने की क्षमता पैदा करेंगे तो मैं आपको
पूरी तौर पे आश्वस्त कर देता हूं कि आपको कभी भी नकारात्मकता जीवन में नहीं मिलेगी। हां, प्रक्रिया में कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन परिणाम कभी भी नकारात्मक नहीं मिलेगा, रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं मिलेगा। इसीलिए आप प्रश्नकर्ता बने, आप संदेह करने वाले बने, गलत को ना कहने की क्षमता आप में उठे, इसका प्रयास करें। इस तथ्य को मैं थोड़े यूरोप के क्षेत्र से भी शांत करना चाहता हूं। यूरोप में एक बड़े भारी विचारक पैदा हुए, हीगल ने 3 शब्दों का, जिस तरह हमने कहा कुतूहल, जिज्ञासा और मुमुक्षा, ठीक इसी प्रकार हीगल ने 3 शब्द दिए, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। हालांकि हीगल ने शब्द जरूर पैदा किए, लेकिन हीगल ने इस्तेमाल नहीं किया। इसका इस्तेमाल करने वाला 2 व्यक्ति बहुत प्रमुख रहे, और वो दोनों भी यूरोप के, एक फिच महोदय और दूसरे कांट महोदय। फिच और कांट ने इसका जबरदस्त उपयोग किया और दर्शन शास्त्र में यह जबरदस्त स्थान बनाए हुए है। आपके समक्ष कोई समस्या आ गई, ये थेसिस है। आपके समक्ष कोई समस्या आ गई तो और किसी बात की समस्या नहीं, मैं शिक्षा की समस्या पे ही बात कर रहा हूं कि कोई समस्या आ गई तो वह थेसिस है। आप उसमें माथा लगाना प्रारंभ कर दिए, एंटीथेसिस है। और अगर समझ गए अथवा ना समझे, 2 स्थितियां बनती हैं। तो ना समझे वाली स्थिति में आप उसे छोड़ के हटे नहीं, संघर्ष बरकरार रखें। एक वक्त आएगा, एक बिंदु आएगा जहां पर थेसिस का एंटीथेसिस करते हुए आप सिंथेसिस पैदा कर लेंगे। सिंथेसिस का मतलब ही है कि अपनी समझ और कुछ नहीं। थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। मैंने पहले ही कहा है कि मुझसे पहले 5 पुरोधाओं ने अपने मंतव्य और विचार दे दिए हैं, इसलिए कुछ ना कुछ उन्हीं लोगों से तथ्य लेके मैं उसका अपने ढंग से विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। परसों रोज हमारे छोटे भ्राता डॉक्टर नरेंद्रनाथ ठाकुर ने छात्राओं यानी बेटियों के ऊपर अधिक जोर दिया। देना भी चाहिए, क्योंकि बड़े साधारण ढंग से यह कहा जाता है कि लड़का अगर शिक्षित हो जाए तो वह एक कुल को शिक्षित करता है, और लड़की अगर शिक्षित हो जाए तो वह 2 कुलों को शिक्षित करती है। मामला बहुत गंभीर है, यानी बेटियों की जिम्मेदारी विशिष्ट है। और अगर विज्ञान के क्षेत्र से हम बेटे और बेटियों का निर्माण प्रकृति कैसे करती है इस पर अगर ध्यान दें तो एक गंभीर तथ्य हमारे सामने खुल के आएगा। जब ज्ञान की गंगा का विश्लेषण कर रहे हैं तो कुछ कटु सत्य समक्ष रखने ही होंगे, और मैं रख रहा हूं। बेटियां बैलेंस होती हैं, बेटे बैलेंस नहीं होते। यहां बेटा और बेटी शब्द को छोड़ के नारी और पुरुष पे आ जाएं। नारियां जो पैदा होती हैं, विज्ञान, जीव विज्ञान कहता है कि जब बेटी का गर्भाधान मां के गर्भ में होता है तो XX क्रोमोजोम से वह बनती है, और बेटा जब पैदा होता है तो XY क्रोमोजोम से बनता है। अब जरा XX क्रोमोजोम और XY क्रोमोजोम की स्थिति को जरा सांसारिक स्थिति में समझने का प्रयास करें। एक तराजू ले लें
और दोनों पलड़े पर 1-1 किलो का वो बाट रख दें। 2 से 3-4 मिनट होते होते दोनों समान स्थिति में आके स्थिर हो जाएंगे। दोनों पलड़े, तराजू के दोनों पलड़े एक समानता की स्थिति में आकर स्थिर हो जाएगा। नारियां बैलेंस हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तराजू 1-1 किलो का वाट लेके बैलेंस है, समान है। क्यों? तो वह XX क्रोमोसोम की परिणाम है। और पुरुष इस पृथ्वी पर जितने उछल कूद हो रहे हैं वो सारे उछल कूद अधिकतम पुरुषों के द्वारा, लड़कों के द्वारा ही किया जाता है। अब मैं इस मामले में इसके आगे नहीं जाऊंगा कि ऐसा प्रकृति ने क्यों किया, कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग शिक्षा के मुद्दे पे अटके हुए हैं, शिक्षा के मुद्दे पर हम लोग चल रहे हैं। तो यानी पुत्रियां समान हैं आंतरिक स्तर पर और पुत्र असमान है। जरूरी भी है। अगर असमानता नहीं होगी तो युद्ध भी पैदा नहीं होगा, और समानता नहीं होगी तो परिवार भी पैदा नहीं होगा। यह बहुत गंभीर विषय है, इसमें इससे आगे जाने की हमारी कोई इच्छा भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। इसके बाद कल हमारे गुरुवर मोती चरण द्वारी सर ने कहा कि हम भी तो जानवर ही हैं। हां, सही बात है, एकदम सही कहा है उन्होंने। हम भी खाना खाते हैं, हम भी पानी पीते हैं, हम भी मल त्याग करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। ये सारे कार्य तो जानवर भी करते हैं। लेकिन मनुष्य सुकरात को थोड़ी सी, हमारी दृष्टि में, मैं अपनी दृष्टि की बात आपके समक्ष रखता हूं कि सुकरात थोड़ा सा मिस कर गए। वो क्या मिस किए? वास्तव में हमारे देह में भी खून, जानवर के देह में भी खून, हमारे देह में भी हड्डी और मांस मज्जा, उसके देह में भी हड्डी मांस मज्जा। लेकिन जरा गौर करें, प्रकृति ने एक कितना मौलिक अंतर दिया है हमें आपको कि प्रायः जानवर का अन्न ग्रहण करना और मल त्याग करना दोनों समानांतर स्थिति में है। यानी जहां पर जिस सीध में मुंह है उसी सीध में मल त्याग भी है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य का मस्तिष्क उसके शरीर के सर्वोच्च ऊंचाई पर है और इसके बहुत सारे परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। तो यह जो मौलिक अंतर है कि हमारा मस्तिष्क सर्वोच्च ऊंचाई पर है, इसके चलते खून का प्रवाह जिस प्रकार जानवरों के मस्तिष्क में होता है वो हमारी मस्तिष्क में नहीं होता है। तो यानी हमारा मस्तिष्क रिफाइंड कंडीशन, बहुत ही सुरुचिपूर्ण अवस्था के विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। शायद कम खून जाने के कारण ही तर्क, रेविलेशन, इंट्यूशन ये सभी मनुष्यों में ही आते हैं। आप लाख विज्ञान पढ़ लें लेकिन इंट्यूशन शब्द जानवरों के साथ नहीं इस्तेमाल होता है। आप लाख मनोविज्ञान पढ़ लें, इंस्टिंक्ट शब्द आएगा, इंट्यूशन नहीं आएगा। तो इंट्यूशन मनुष्य को ही आता है। सुकरात महोदय जरा सा मिस कर गए, एकदम एनिमल की तरह हम लोग हैं, लेकिन एनिमल के डिजाइन से हमारे देह का डिजाइन कुछ अलग है।
मैं तो आप सबों को इस मुद्दे पे ले जाना चाहता हूं कि वह समय याद कीजिए जिस दिन पहली दफा मानव को भूख लगी होगी। आज ना हम लोग घर द्वार निर्मित करके अच्छे ढंग से जी रहे हैं, लेकिन जब पहला बार भूख लगा होगा तो बंदर उठा होगा और हाथ को उठाया होगा और फल तोड़ने का प्रयास किया होगा। पहली टेक्नोलॉजी की शुरुआत वहीं से होती है।